Yeah, today I have some important questions on history of English literature. Question number one, which kind of writing is Gulliver's Travels? जो गिलिवर ट्रेवल्स है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट राइटिंग है, इम्पोर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है एंड इट हैज बीन रिटन बाय जॉन बनियान। जॉन बनियान ने इसे लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स किस तरह का राइटिंग है। Is it a satire, tragedy, thrilling story? None of these. So it's a satire. It's a satire. Gulliver Travels जो है, it's a satire and it's a very important piece of literature. यह एक बहुत ही important piece of literature है। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि which kind of writing is Gulliver's Travels? It's a satire. क्वेश्चन नंबर टू है विच इज रिटन बाई हेमिंगवे। इनमें से जो वर्क दिया गया है, इनमें से हेमिंगवे का कौन सा वर्क है? द जीव ऑफ माल्टा, द राइवल्स, द सन आल्सो राइजेस, नन ऑफ दिस। द सन आल्सो राइजेस इज द वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज एन अमेरिकन ऑथर। अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन ऑथर है। यह उनका वर्क है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है द सन आल्सो राइजेस। सो टुडे यू विल गेट कि आज मैंने एक बड़ी शीट भेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करीब मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने भेजा, 300 के आसपास। तो उसमें ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ राइटिंग इज गुलिवर्स ट्रेवल्स? इट्स अ सटायर। विच इज रिटन बाय हेमिंगवे? क्या हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया? द सन आल्सो राइजेस। क्वेश्चन नंबर थ्री है द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रिजुडिस। जो प्राइड एंड प्रिजुडिस नॉवेल है जिसे जेन ऑस्टिन ने लिखा है, उसकी हीरोइन कौन है? उसकी हीरोइन एलिजाबेथ है। आंसर ये इज द राइट आंसर। और प्राइड एंड प्रिजुडिस का जो सब टाइटिल है उसका नाम है फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन, IMP मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। प्राइड एंड प्रिजुडिस का जो सब टाइटिल है वो क्या है? फर्स्ट इम्प्रेशन है। प्राइड एंड प्रिजुडिस इज रिटन बाय जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रिजुडिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपीरियन ऑफ जॉन कीट्स में बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हाइपीरियन है जॉन कीट्स का, इसको किस आधार पे क्लासिफाई किया जा सकता है? इज इट एन ओड? क्या यह ओड है? एन एपिक? यह एपिक है? सोनेट है? नन ऑफ दिस। हाइपीरियन इज एन एपिक। बल्कि ये कहा जाता है कि हाइपीरियन इज फ्रैगमेंट्री एपिक। व्हाट टाइप ऑफ एपिक? फ्रैगमेंट्री। FRAGMENTEARY, फ्रैगमेंट्री एपिक, जो टुकड़ों टुकड़ों में है। तो हाइपीरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैगमेंट्री एपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय T.S. एलियट? इनमें से कौन सा T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है? द पास्चर, बर्चेस, द वेस्टलैंड, नन ऑफ दीज। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय T.S. एलियट। 1922 में ये पब्लिश होता है। वेस्टलैंड पांच हिस्सों में बांटा गया है और उसका अपना टाइटिल 5 सेक्शंस में है। उसका अपना टाइटिल भी उसी हिसाब से है। हु कंसीडर्स हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेल्योर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कंसीडर करता है कि जो हैमलेट है यह आर्टिस्टिक फेल्योर है? AC ब्रैडली, करमॉड, T.S. एलियट। T.S. एलियट ये कंसीडर करते हैं कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। क्यों? क्योंकि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक का यूज प्रॉपर वे में शेक्सपियर ने नहीं किया है। ये बात कौन कहता है? ये बात T.S. एलियट कहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि T.S. एलियट हैज रिटन अ क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इन विच ही टॉक्स अबाउट अ पार्टिकुलर टेक्निक दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड इन दैट एसे ही सेज दैट हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जॉनरास डिड द विक्टोरियन लिटरेचर अचीव्स इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस? कह रहे हैं कि जो इसमें से दिया गया है उनमें से वो कौन सा जॉनरा है जिसमें विक्टोरियन लिटरेचर जो है अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, या विक्टोरियन एज में उसे बहुत ज्यादा लिखा गया, उस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है।
लिरिक पोइट्री, एपिक पोइट्री, ड्रामा, द एसे, द नॉवेल, दैट इज लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री पे बहुत ज्यादा, चाहे रॉबर्ट ब्राउनिंग को ले लेंगे, चाहे टेनिसन को ले लेंगे। टेनिसन तो 81 साल की उम्र में भी उन्होंने लिखा था। 81 साल की उम्र में जो लिरिक उन्होंने लिखा था, दैट वाज द क्रॉसिंग द बार, वो क्रॉसिंग द बार था। और इसके अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड की भी बात करेंगे, ह्यूज क्लफ की बात करेंगे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की आप बात करेंगे, या जो है प्री रैफेलिट जो मूवमेंट के जो पोएट्स थे, एसी स्विनबर्न, डीजी रॉसेटी, क्रिस्टीना रॉसेटी, अगर आप उनकी भी बात करते हैं तो सभी ने लिरिक लिखा है। तो लिरिक पोइट्री में काफी ज्यादा काम हुआ है। यद्यपि इस एज में नावल में भी काम रहा है। नावल में हम ये नहीं कह सकते कि नावल में काम नहीं हुआ है। नावल में अगर आप देखेंगे, चार्ल्स डिकेंस का नाम, जॉर्ज एलियट का नाम, और इसके अलावा जो है नावल में और भी कुछ लोग आते हैं जिनके अपने काम रहे हैं। तो यू कैन जस्ट सी और यू कैन जस्ट फाइंड। कि मैं जो बता रहा था कि ऐसा नहीं कि नावल में काम नहीं हुआ है, नावल में भी बहुत सारा काम हुआ है। चार्ल्स डिकेंस का नावल आप देख सकते हैं, जॉर्ज इलियट का नावल आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप उनका नावल देख सकते हैं, थॉमस हार्डी का नावल आप देख सकते हैं। थॉमस हार्डी के अलावा जो है और भी तमाम नावलिस्ट ऐसे आए हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो लगता है काफी काम नावल में भी हुआ है। इन हिज पोइट्री टेनिशन इज, कह रहे हैं कि अपनी पोइट्री में टेनिशन अपने आप को प्रेजेंट करते कैसे। अ मिरर ऑफ द रोमांटिसिज्म, रोमांटिक्स, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज, वन ऑफ द यंगर पोएट, द बेस्ट नेचर पोएट। हमेशा टेनिशन को कहा गया कि टेनिशन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। आंसर बी इज द राइट आंसर। टेनिशन वॉज द representative poet of Victorian age. Tennyson was the best lyricist of Victorian age. Tennyson compromised between science and religion. Tennyson supported higher education for women. Tennyson composed swan song. टेनिसन अपने में बहुत कुछ बात करते हैं, इसलिए टेनिसन जो है रिप्रेजेंटेटिव पोएट। और रिप्रेजेंटेटिव पोएट किसको कहा जाता है? अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट इज दैट पोएट हु राइट्स अबाउट हिज एज एज ही सीज और फाइंड्स इट। वह उसको जैसे देखता है, जिस हालात में देखता है, उसके बारे में वैसे लिखता है। उस समय की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको वैसे दिखाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शी कैन नॉट फेड दो दो दाउ हॉस्ट नॉट दाई फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर। शी कैन नॉट फेड, वह मुरझा नहीं सकती है, दो हॉस्ट नॉट दाई, यद्यपि वह आप तुम्हारी नहीं हो सकती है, फॉर एवर विल्ट दाउ लव, हो सकता है कि आप हमेशा उसे प्यार करते रहें, एंड शी बी फेयर, और वह हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी। The above two lines have been taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ला बिली डेम सांस मर्सी, जॉन कीट्स, ओड टू अ नाइटिंगेल। वी नो, ये जितनी भी बातें बता रहे हैं सब जॉन कीट्स के पोयम्स का नाम है या उनकी कोई लाइन है। आंसर जो है वो क्या है? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। वुड ऑन अ ग्रेसियन अर्न पे वो ये बात करते हैं कि जो पिक्चर उस पर बना हुआ है, जो लवर बिलव्ड को परसू कर रहे हैं, उनका लव कभी फेड नहीं हो सकता, उनकी मुस्कुराहट कभी फेड नहीं हो सकती, वे हमेशा वैसे ही यंग और एनर्जेटिक बने रहेंगे। आदमी वक्त के साथ बूढ़ा हो जाएगा। The lines, the fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free आकर। कह रहे हैं ये जो खूबसूरत लाइन है, द फेयर ब्रीज ब्लू, की फेयर का मतलब जो है
खूबसूरत ब्रीज ठंडी हवा ब्लू बह रही है, द व्हाइट फोम फ्लू। और साथ ही साथ जब ए लाइन राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लिया गया है, जो वहां का मेरिनर है वो अपनी बोट पे सवार है और नदी में यात्रा कर रहा है। उस समय उस समुद्री यात्रा पर क्या होता है, जब वो जाता है तो ठंडी हवा बहती है, लहरें वहां पे आती हैं, झाग दिखाई पड़ता है, द फारो फॉलोड फ्री। और एकदम फ्री होकर के जो पतवार है, उस पतवार से जब नाव आगे जैसे जैसे बढ़ती है तो उस पानी में फारो निकलता है, वो फ्री होकर के सब कुछ हो रहा है। तो जस्ट यू फाइंड हियर कि ये पूछा गया ये लाइन कहाँ से ली गई है। ये लाइन द एंशिएंट मैरिनर से लिया गया है। द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोयम ऑफ एस.टी. कॉलेज। ये दोनों बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये पूछे जा चुके कई बार एग्जामिनेशन में। द फेयर ब्रीज ब्लू, द व्हाइट फोम फ्लू। जब ब्लू आया और जब फ्लू आया तो यहाँ पे राइम, इसकी मिडिल राइम पैटर्न का यूज किया गया है। द फारो फॉलोड फ्री, द फारो फॉलोड फ्री। एफ का ई आर का भी, ई का भी और इधर ओ का भी बहुत ही रिदमिकल है जो है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो यू फाइंड इट हियर कि द फेयर ब्रीज ब्लू, द व्हाइट फोम फ्लू, द फारो फॉलोड फ्री। आकर इज सैमुअल टेलर कॉलेज। सैमुअल टेलर कॉलेज रोमांटिक एज के पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ के बोसम फ्रेंड। उन्होंने कुबला खान लिखा, उन्होंने क्रिस्टेबल लिखा, उन्होंने एक क्रिटिकल बुक लिखा आपका दैट वाज अ बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें वो इमेजिनेशन और फैंसी को लेकर के बात करते हैं। वो ओपीएम ईटर के रूप में भी जाने जाते हैं। वो चार्ल्स लैम्ब के बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। These things we come to know about this writer. Who wrote जेन आयरी? जेन आयरी जो नावेल है बहुत फेमस है। इसको किसने लिखा? इसको चार्लोटी ब्रॉन्टी ने लिखा है। चार्लोटी ब्रॉन्टी या ब्रॉन्टी सिस्टर्स दो सगी बहनें थी, उनमें से एक बहन का नाम चार्लोटी ब्रॉन्टी था। और चार्लोटी ब्रॉन्टी ने जो क्या लिखा है, जेन आयरी नाम का एक फेमस नॉवेल लिखा हुआ है, जेन आयरी नाम का। यह जो नॉवेल है गॉथिक पैटर्न पर है, गॉथिक नॉवेल के पैटर्न पर है। What is the name of वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोयम? जो वर्ड्सवर्थ की सबसे लंबी पोयम है उसका क्या नाम है? द प्रिल्यूड, डॉन जुआन, द कैंटरबरी टेल्स। यू फाइंड द प्रिल्यूड उनका सबसे लॉन्ग पोयम है। ये पोयम 1805 में लिखा गया, 1850 में पब्लिश हुआ। इस पोयम को और क्या कहा जाता है? द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। यह ऑटोबायोग्राफिकल लिरिक का एग्जाम्पल है। ये 14 जो है बुक में डिवाइड किया गया है। तो यू सी व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोयम? दैट इज द प्रिल्यूड। डॉन जुआन लॉर्ड बायरन का वर्क है। द कैंटरबरी टेल्स जियोफ्रे चौसर का वर्क है। अ पोयम मार्निंग समवन्स डेथ इज नोन। एक ऐसी पोयम जो किसी की मौत पर लिखी जाती है या उसमें उसकी मौत पर पोएट विलाप करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? एलिजी। एलिजी को शोक गीत कहा जाता है। जो एलिजी होती है, इट्स अ लैमेंटिंग सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन। और जो एलिजी है वो जो है डर्ज होता है, उसका टाइप होता है मोनोडी होता है, थ्रिनोडी होता है। और साथ ही साथ उसके टाइप में और क्या होता है, उसके टाइप में पेस्टोरल एलिजी भी होता है। These things we come to know. कुछ फेमस एलिजीज भी रहा है, जैसे एस्ट्रोफिल नाम का एलिजी आपके लिखा गया था, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। किसकी डेथ पर? सर फिलिप सिडनी की डेथ पर। ब्रेक 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 लिखा गया आर्थर हेनरी हाइलम की डेथ पर। ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखा गया जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनकी डेथ पर। ऐसे तमाम है। लिसिडास है। लिसिडास के अलावा यू विल कम टू नो की थायरिसिस है। थायरिसिस ह्यूज क्लफ की डेथ पर लिखा गया था। तो these things you find कि some famous elegies, elegy written in a country churchyard लिखा गया था। और these things you come to know.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल गुड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जितनी भी अच्छी पोइट्री है वह स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है। इसको किसने लिखा है? हु रोट इट? ऑल गुड पोइट्री इज व्हाट? ऑल गुड पोइट्री इज spontaneous overflow of powerful feelings. Who made this statement? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ जो वर्शिपर ऑफ नेचर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने लिरिकल बैलाड पे काम किया, विलियम वर्ड्सवर्थ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर कहा, जिनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, जिनके लिए वर्ड यूज किया गया कि ईगोटिस्टिकल सबलाइम जैसा वर्ड यूज किया गया, जॉन कीट्स ने यूज किया उनके लिए। सो मेनी थिंग्स यू फाइंड, और जिनके ऊपर सीएम बाउरा नाम के क्रिटिक ने बड़ा काम किया है। उस विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहते हैं कि ऑल गुड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अ पोयम मॉर्निंग समवन्स डेथ इज नोन, ये रिपीट हो गया है, वही एलिजी वाला। A good poetry is spontaneous overflow of powerful feelings. Who made this? William Wordsworth, वही था, रिपीट हो गया था। The crown of wild olive is the creation of, जो crown of wild olive है ये किसका क्रिएशन है? The crown of wild olive is the creation of जॉन रस्किन। जॉन रस्किन विक्टोरियन एज के बड़े प्रोज राइटर में से हैं। The crown of wild olive is the creation of जॉन रस्किन। Who wrote The Second Coming? The Second Coming नाम का पोयम किसने लिखा है? W.B. यीट्स ने लिखा। W.B. यीट्स विलियम बटलर यीट्स, विलियम बटलर यीट्स जो है ये वेल नोन पोएट है, आयरिश पोएट है। कहाँ के पोएट है? वेल नोन आयरिश पोएट है। विलियम बटलर यीट्स इज अ वेल नोन आयरिश पोएट, ये वेल नोन आयरिश पोएट रहे हैं और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इनका और भी तमाम काम है, जैसे सेलिंग टू बाइजांटियम था, और द लेक आई लाफ इन इज फ्री है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर है, और भी इनके अपने वर्क है जिसमें उन्होंने काफी खूबसूरत पोयम से लिखी हुई है। नेक्स्ट है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय। गुलिवर्स ट्रेवल्स को किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय डॉक्टर जोनाथन स्विफ्ट ने इसको लिखा हुआ है। तो यू फाइंड कि आंसर बी इज द राइट आंसर। शायद मैंने शुरू में इसके लिए जो जान बनियान, मैंने शायद शुरू में एक बार ये और आया हुआ था, तो उसमें बताया गया गुलिवर ट्रेवल, पहला क्वेश्चन था कि गुलिवर ट्रेवल्स क्या है। गुलिवर ट्रेवल्स इज अ सैटिरिकल वर्क एंड इट्स रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। जॉन बनियान ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा हुआ है, जिसको जो है बाइबल ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, जिसको बाइबल ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय हुम? गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। विच आथर इज अ ड्रामेटिस्ट? इनमें से वो कौन सा आथर है जो एक ड्रामेटिस्ट है? टी.एस. एलियट भी ड्रामेटिस्ट है, लॉर्ड बायरन भी उतना बड़े नहीं है, बेन जॉनसन भी ड्रामेटिस्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा गया है, इसमें दोनों ड्रामेटिस्ट हैं, बेन जॉनसन भी हैं। बेन जॉनसन प्योर ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने पोइट्री वगैरह उतना नहीं लिखा। टी.एस. एलियट ने पोइट्री भी लिखा, क्रिटिसिज्म पे भी काम किया, ड्रामा पर भी काम किया। सो बेन जॉनसन तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे जॉनसन में एच नहीं लगेगा, JONSON स्पेलिंग होना चाहिए था। फिर भी मैं बता दूं, टी.एस. एलियट जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? पोएटिक प्ले के लिए फेमस है। मॉडर्न एज के राइटर है, इन्होंने पोएटिक प्ले को रिवाइव किया था। बेन जॉनसन जो फेमस है किसके लिए फेमस है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए, COMEDY, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। और बेन जॉनसन पहले लाउरिएट पोएट भी थे। एच से ह्यूमर है वहां पे, एच से ह्यूमर। सो व्हिच ऑथर इज अ ड्रामेटिस्ट? अगर आप बेन जॉनसन पे टिक लगाते हैं या जिस हिसाब से आंसर दिया गया है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के वो राइटर है। और
एक तरह से देखा जाए तो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी भी थे और शेक्सपियर के बाद भी वो रहे हैं। और टीएस एलियट तो मॉडर्न एज के हैं जिन्होंने पोएटिक प्ले को रिवाइव किया, ग्रीक ड्रामेटिस्ट को नकल करके या उनकी मेथड को लेकर के, ऑल दीज थिंग्स। विच इज नॉट अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, इनमें से कौन सा एक प्ले विलियम शेक्सपियर का नहीं है? हैमलेट, डॉक्टर फास्टस, मैकबेथ, नन ऑफ दीज। डॉक्टर फास्टस इनका नहीं है। डॉक्टर फास्टस इज द वर्क ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। CHRISTOPHER, M से मार्लो, MARLOWE। Dr. Faustus is the work of Christopher Marlowe. Dr. Faustus Christopher Marlowe is not the work of William Shakespeare. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द पॉपुलर एंड मोस्ट रीडिंग एलिजी रिटन बाय शेली? कौन सा वह एलिजी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और साथ ही साथ जिसको बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है और जिसे शेली ने लिखा हुआ है? दैट इज हु इट हैज बीन रिटन, इट वाज एडोनाइस। और जो एडोनाइस है ये किसकी डेथ पर लिखा गया? जॉन कीट्स की डेथ पर, JOHN, जॉन कीट्स। इन मेमोरियम को किसने लिखा? टेनिसन ने लिखा। किसकी डेथ पर लिखा? आर्थर, ए से आर्थर, एच से हेनरी, एच से हैलम की डेथ पर लिखा। लिसिडास किसका है? जे से जॉन मिल्टन का है। किसकी डेथ पर लिखा गया? एडवर्ड, ई से एडवर्ड, के से किंग की डेथ पर लिखा गया। थायरिसिस किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। किसकी डेथ पर लिखा गया? ए ह्यूज क्लफ की डेथ पर लिखा गया। तो ये सब एलजी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये सारी एलजीज रही। तो यू कम टू नो कि विच इज द पॉपुलर एंड मोस्ट रीडिंग एलजी रिटन बाय शेली। शेली के द्वारा जो लिखा गया एडोनाइस है और ऑल दीज थिंग्स यू सी। द एलिजिन मार्बल्स मोटिवेटेड द जॉन कीट्स टू राइट। द एलिजिन मार्बल्स ने मोटिवेट किया जॉन कीट्स को लिखने के लिए कौन सी पोयम? इंडाइमियन, लामिया, Ode to Melancholy, Ode to a Grecian Urn. That is Ode to a Grecian Urn. The Elegian Marble, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। The Elegian Marbles motivated the John Keats, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आना चाहिए, केवल जॉन कीट्स टू राइट व्हाट? टू राइट ओड टू अ ग्रेसियन अर्न को लिखने के लिए। द लाइन रिटन बाय जॉन कीट्स, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। वह जो है ब्यूटी के साथ रहती है या ब्यूटी में निवास करती है, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, और वह ब्यूटी एक दिन खत्म हो जाएगी, उसे मरना ही मरना है। ये कीट्स के किस पोयम से लिया गया? लामिया, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, इंडाइमियन, ओड आना मेलंकली, ओड आना मेलंकली, ओड आना मेलंकली से लिया गया है। बाकी हमें ध्यान में रखना कि ये सब किसका वर्क है? जॉन कीट्स का वर्क है। सो टुडे आई हैव कवर्ड 148 शीट मैंने भेजा है। 148 में मैंने 12 शीट कवर किया है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 दूनी 24 क्वेश्चन शायद आज मैंने कवर किया, लेकिन जो एक्सप्लेन किया गया उसमें और तमाम क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। तो बी सीरियस, कल भी संडे को भी हम क्लास लेंगे, सुबह में ले लेंगे, मैसेज में अभी ड्रॉप कर दूंगा। और बी सीरियस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड बी रेगुलर, टेल्स अदर्स आल्सो अबाउट दिस टेस्ट सीरीज की, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए और काफी फायदा।